नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं सांकेतिक भाषा का हमारा विशेष बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा, मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी शरद मुदगल। तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का हुआ शिलान्यास। प्रधानमंत्री ने कहा, कोटा की जनता से किया वादा पूरा। राजस्थान में हर क्षेत्र में तेजी से हो रहा है विकास। गृह मंत्री अमित शाह ने हरिद्वार में पुष्कर सिंह धामी सरकार के 4 साल पूरे होने पर रैली को किया संबोधित। अमित शाह ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस की सरकार होती तो नौकरी नहीं मिलती, घुसपैठियों को चुन चुनकर देश से निकालेंगे बाहर। रायसीना डायलॉग 2026 सम्मेलन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लिया हिस्सा। विदेश मंत्री ने कहा, भारत का उदय स्पष्ट दिशा में हो रहा है और ये आगे निरंतर जारी रहेगा। केरल दौरे पर चुनाव आयोग की टीम। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। ज्ञानेश कुमार ने कहा, ईसीएन ऐप से अब लोग, मतदाता, उम्मीदवार वोट प्रतिशत की ले सकते हैं जानकारी। और नेपाल में वालिन शाह की आंधी में उड़े दिग्गज। वालिन ने प्रचंड ओली को बड़े अंतर से दी मात। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को बम्पर लीड, 44 सीटों पर जीत। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। आप बता दें, राजस्थान में कोटा बूंदी हवाई अड्डे की आधारशिला और भूमि पूजन का काम आज किया गया। इस हवाई अड्डे के निर्माण पर लगभग 1507 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आधुनिक हवाई अड्डे के निर्माण से पूरे क्षेत्र के विकास को गति मिलने वाली है। कोटा का एयरपोर्ट केवल एक सपना बनकर नहीं रहेगा, बल्कि उसे साकार करके दिखाया जाएगा। आज मुझे प्रसन्नता है कि वो क्षण आ गया है जब कोटा एयरपोर्ट के निर्माण का काम शुरू होने जा रहा है। अब तक कोटा के लोगों को जयपुर या जोधपुर जाकर फ्लाइट पकड़नी पड़ती थी। इसमें काफी समय भी लगता था और असुविधा भी होती थी। अब यह स्थिति बदलने जा रही है। जब यह एयरपोर्ट शुरू होगा तो कोटा समेत आसपास के पूरे इलाका में यात्रा भी आसान होगी और व्यापार भी तेजी से बढ़ेगा। आप बता दें, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का संसदीय क्षेत्र कोटा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन के संचालन में उनके कौशल की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि सभी सदस्य सदन के मुखिया के रूप में उनका सम्मान करते हैं। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए सदन में हुड़दंग करने वाले सदस्यों की भी खिंचाई की। ये शायद शिक्षा की नगरी से आने का प्रभाव है कि वो लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर भी एक अच्छे मुखिया की तरह सबको साथ लेकर के चलने की भूमिका में रहते हैं। और सदन में जितने भी हमारे माननीय सांसदगण हैं, उनको वो अच्छे से संभाल लेते हैं। उनकी भावनाओं को, उनके आग्रहों को बहुत ही आदर करते हैं। और एक ऐसे स्पीकर महोदय हैं जो सांसदों का सर्वाधिक सम्मान करने का स्वभाव रखते हैं। और कभी कभी कुछ बड़े घरानों के अहंकारी, उत्पाती अगर कोई छात्र आ भी जाते हैं, वो अपना हुड़दंग करने की आदत तो छोड़ते नहीं है, तो भी वो सदन के मुखिया की तरह सबको संभालते हैं।
किसी को भी अपमानित नहीं करते, सबके कड़वे बोल भी झेल लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरिद्वार में उत्तराखंड की धामी सरकार के 4 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस देश में हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन शरणार्थियों का उतना ही अधिकार है जितना नरेंद्र मोदी जी का है, क्योंकि वे भी इस देश के नागरिक हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हुए लगभग 200 लोगों को नागरिकता दी गई। मुझे बरोबर याद है भाइयों बहनों, जब मैं सीए का कानून लेकर आया था तब एक कांग्रेस, सपा, बसपा, ममता, डीएमके सारे के सारे लोग संसद में हो हल्ला करे थे। मैं आज फिर से कहना चाहता हूं, इस देश पर हमारे जो हिंदू शरणार्थी बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आए हैं, सिख शरणार्थी आए हैं, बौद्ध शरणार्थी आए हैं, जैन शरणार्थी आए हैं, इस देश पर उनका इतना ही अधिकार है जितना नरेंद्र मोदी जी का अधिकार है। वो हमारे देश के नागरिक। इस दौरान गृह मंत्री ने कहा कि हमने अंग्रेजों द्वारा बनाए गए 150 साल पुराने कानून को बदलकर देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए नई न्याय संहिताएं लाई हैं। इससे देश के हर नागरिक को सुरक्षा का अधिकार मिला है। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए 150 साल पुराने कानून, जिसको बनाने का उद्देश्य था अंग्रेज सरकार की हुकूमत को लंबा चलाना, वो समाप्त कर हमारे नागरिकों की सुरक्षा के लिए न्याय संहिताएं बनाई। 2028 में कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा। उसके बाद कोई भी नागरिक पुलिस थाने में जाकर एफआईआर कराएगा, 3 साल में सुप्रीम कोर्ट तक की पूरी न्याय प्रणाली समाप्त हो जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति मुर्मू 9वें अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन में शामिल हुई। सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संथाल समुदाय का गौरवमय इतिहास रहा है। संथाल समुदाय के लोगों ने मातृभूमि को हमेशा सर्वोपरि रखा। हालांकि कुछ लोग राजनीतिक लाभ के लिए संथाल समुदाय के विकास को रोकना चाहते हैं। बहुत सारे संथाल लोग उधर घूम रहे, मुझे लगता है कोई उनको रोक रहा है यहाँ आने के लिए। नहीं जाओ। मैं जो रास्ते पे आ रही थी, यहाँ जो फील्ड में देख रहे हैं, ये एक इंटरनेशनल संथाल काउंसिल का ये सम्मेलन है। मुझे लगता नहीं कोई चाहते नहीं कि संथाल एकजुट हो, कोई चाहते नहीं संथाल आगे बढ़े, कोई चाहते नहीं कि संथाल शिक्षित हो, कोई चाहते नहीं कि संथाल मजबूत हो। लेकिन मैं जानती हूं कि संथाल ये देश के लिए अपनी जिंदगी को निछावर किए हैं। सिद्धू कानू, चांद भाईरो, फूलो झानो, बाबा तिलका माझी और भी बहुत सारे। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय इतिहास में वर्ष 2003 हमेशा याद रखा जाएगा। इसी वर्ष अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया था। संथाली भाषा को संविधान में यह सम्मान मिलने से पूरा समुदाय गौरवान्वित हुआ। दो 2003 के संथाली समुदाय के इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। उस वर्ष संथाली भाषा को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। मुझे इस बात का गर्व है। संथाली भाषा को संविधान में स्थान दिलाने के लिए बहुत सारे संस्थाएं मांग किए थे, आंदोलन किए थे, प्रशासन किए थे। मैं भी थोड़ा उनमें से एक हूं।
तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया और 2003 में संविधान के 8वें परिषद में उसको शामिल किया गया। उनके कार्यकाल में संताली भाषा का समुचित संवैधानिक गौरव प्राप्त हुआ। नई दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग के 11वें संस्करण के तीसरे और अंतिम दिन विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि वर्तमान में हिंद महासागर क्षेत्र विकास के नए दौर से गुजर रहा है। विदेश मंत्री ने कहा कि हर स्तर पर प्रयास जारी हैं ताकि बेहतर कनेक्टिविटी के जरिए दूसरे देशों के साथ व्यापार के बेहतर संभावनाओं के द्वार खोले जा सकें। Indian Ocean, perhaps much more than many other parts of the world, is in the process of a recovery and a rebuilding. Individual states are doing that, but the whole region, in a way, if you look today at the restoration of the trade patterns, the restoration of connectivity, we are trying to rebuild our connectivity towards the east through Myanmar to Southeast Asia. We are rebuilding our connectivity to the west through IMEC into the Arabian Peninsula and further through the international north-south transport corridor to Iran and through Iran into Eurasia. Indian Ocean, we need to recognize its connectivity, its mobility, its trade patterns. It is also the modern manifestation of an integrated ecosystem. साथ ही इस दौरान विदेश मंत्री ने कहा कि हिंद महासागर की पहचान को संसाधनों और परियोजनाओं से सशक्त बनाना जरूरी है। भारत का उदय भारत द्वारा तय होगा। यह हमारे सामर्थ्य पर निर्भर करेगा, दूसरों की गलतियों पर नहीं। India, in a way, India's rise is a lifting tide. That with our growth, I think other countries of the Indian Ocean stand to benefit. Those who work with us obviously will get more benefits. And in a way, it's a trend. I mean, I'm not saying there are no challenges to India's rise. There are. But the direction of India's rise, I think, is very clear. In a way, it's unstoppable. So when we speak today about, the rise of countries, I also want to end with that point. Rise of countries are determined by the countries. The rise of India will be determined by India. It will be determined by our strength, not by the mistakes of others. So let me stop there. और बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गांव में आया नया हीरो, खरपतवार का डर हुआ जीरो। अब खेती का काम होगा खास, जब ये सुपरस्टार होगा हर किसान के पास। गांव का सुपरस्टार स्टील MH210 पावर वीडर। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, मैं तुम्हारे पापा के बचपन का दोस्त चतुर चाचा। प्रणाम चाचा जी। उनसे बेटे 5,000 लिए थे, अभी तुम्हें ट्रांसफर किया है बेटे, पर गलती से 50 चले गए। पेमेंट मैसेज चेक कर लो बेटे और बाकी 45 मुझे लौटा दो। आपका मैसेज बाद में, पहले अपना बैंक अकाउंट चेक कर लो। मूर्ख ना हूँ मैं। शाबाश। UPI कहता है कोई नकली पेमेंट का मैसेज भेजकर पैसे वापस मांगे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं सांकेतिक भाषा का हमारा विशेष बुलेटिन। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, चुनाव आयोग की टीम केरल के दौरे पर है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। कोच्चि में प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि ECI नेट ऐप के माध्यम से अब लोग मोबाइल पर मतदाता, पार्टी, उम्मीदवार और मतदान प्रतिशत की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हर बूथ पर 100% वेबकास्टिंग होगी, जिससे चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।
As all of you are aware, earlier Election Commission had more than 40 different applications. They have been put together in one software, which is called as ECI-Net, and you can see it from your mobile. All information, whether it is for the elector or for the political party or the candidate or their affidavits or their details or the counting or the polling percentages shall be available on your mobile. Each and every booth will have 100% webcasting facility to ensure transparency and proper monitoring. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने साथ ही कहा कि केरल ने भारत और विश्व में लोकतंत्र को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने 1960 में शुरू की गई आदर्श आचार संहिता का उल्लेख किया, जिसे बाद में चुनाव आयोग ने अपनाया। यह संहिता पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। Democracy is not new to Kerala. In fact, Kerala has taught democracy to many parts of the country and the world. There were Natukutams here more than 1,000 years back, which laid the foundation of collective decision making. Kerala also made the first code of conduct way back in 1960, which was later on adopted by the Election Commission of India in consultation with all the political parties, which we today call as Model Code of Conduct. बात पश्चिम बंगाल की, जहां कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है। हालिया घटना में कोलकाता के पाइकपाड़ा में क्लब में लगातार हुए बम विस्फोटों से क्लब घर की टीन की छत उड़ गई। प्रशासन विस्फोट के कारणों का पता नहीं लगा सका है, मगर स्थानीय लोगों का दावा है कि क्लब के अंदर बम जमा करके रखे गए थे और उन्हीं बमों के फटने से ये बड़ा विस्फोट हुआ। चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर चुनाव आयोग कई बार हथियार और बम बरामद करने और ऐसी गतिविधियों में शामिल लोगों को गिरफ्तार करने का निर्देश दे चुका है, लेकिन स्थिति में कोई बदलाव होता हुआ नजर नहीं आ रहा। भारतीय विद्युत परिषद द्वारा राष्ट्र सेविका समिति के परस्पर सहयोग से राष्ट्रीय महिला विचारक सम्मेलन भारतीय नारी से नारायणी की आज से शुरुआत हुई। 2 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सहित विभिन्न क्षेत्रों की विद्वान, प्रशासक, कलाकार, उद्यमी, शोधकर्ता महिलाओं ने शिरकत की। ये सम्मेलन महिलाओं की शक्ति को नारी से नारायणी के रूपांतरण पर केंद्रित है, जिसमें राष्ट्रीय विकास में महिलाओं की भूमिका पर गहन मंथन हो रहा है। मैं यही संदेश देना चाहती हूँ। यह इस 2 दिवसीय विचार गोष्ठी में अनेक लोग, अनेक विद्वत जन लोग भाग ले रहे हैं, अपना अपना विचार का चिंतन मंथन कर रहे हैं। इसलिए आज के तरुण पीढ़ी को मैं आह्वान देती हूँ, ये सब कार्यक्रम में अच्छी तरह से भाग लेकर क्या चिंतन मंथन हो रहा है इसको समझकर आगे अपने जीवन में उसको उतारना, और हम सब कार्यक्षेत्र में आगे जाएंगे और उसके साथ साथ मूल भारतीय जड़ों से जुड़कर हम रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर देश की अग्रणी एयरलाइन इंडिगो ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। कंपनी की पायलट टीम में अब 1000 से अधिक महिला पायलट शामिल हो गई हैं। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि उन सभी महिलाओं की मेहनत, हौसले और सपनों की कहानी है जिन्होंने कॉकपिट में अपनी जगह बनाई। इसी के साथ इंडिगो भारत की पहली और एकमात्र एयरलाइन बन गई है जिसने यह मुकाम हासिल किया है। कंपनी के अनुसार इंडिगो के कुल पायलटों में महिलाओं की हिस्सेदारी 17.5% है, जो वैश्विक औसत से 3 गुना ज्यादा है। वहीं एयरलाइन के कुल कर्मचारियों में महिलाओं की भागीदारी 45% से अधिक है। यह एक शानदार संकेत है कि इंडिगो हर स्तर पर महिलाओं को बराबरी के अवसर दे रही है। एयरलाइन के ग्रुप चीफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफिसर सुखजीत सिंह बसरीचा ने कहा कि ये उपलब्धि गर्ल पावर की भावना को पूरी तरह दर्शाती है। उन्होंने आगे कहा कि कंपनी हमेशा प्रतिभाशाली महिलाओं के लिए नए अवसर पैदा करने और विमानन क्षेत्र में उनकी भागीदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध रहेगी।
बात करते हैं नेपाल की, जहां पर आम चुनाव की मतगणना जारी है। अब तक कुल 165 सीटों में से 55 सीटों के परिणाम आ चुके हैं। चुनावी परिणामों में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी शानदार प्रदर्शन करती नजर आ रही है। आरएसपी अब तक 44 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है, जबकि 76 सीटों पर बड़े अंतर से बढ़त बनाए हुए है। वहीं नेपाली कांग्रेस अब तक 6 सीटें जीतने में कामयाब रही और 11 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। दूसरी ओर यूएमएल ने 2 सीटें जीती और 8 पर आगे चल रही है। एनसीपी ने भी 2 सीटें जीती हैं और 7 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं श्रम संस्कृति पार्टी की बात करें तो वह 4 निर्वाचन क्षेत्रों में आगे चल रही है। अंतर्राष्ट्रीय संथाल परिषद द्वारा आयोजित 9वें अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन में शामिल होने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संथाल समाज के लोगों के बीच पहुंची। राष्ट्रपति विधाननगर स्थित संथाल समुदाय के पवित्र पूजा स्थल जाहिर थान भी गईं। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर सवाल भी उठाए। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में राज्य की मुख्यमंत्री को भी शामिल होना चाहिए था, लेकिन वह नहीं आई। राष्ट्रपति ने कहा कि शायद मुख्यमंत्री उनसे नाराज हों, लेकिन वह उनकी छोटी बहन की तरह हैं। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि मूल रूप से यह कार्यक्रम इसी स्थान पर आयोजित होना था, लेकिन प्रशासन ने किसी कारणवश इसे यहाँ आयोजित करने की अनुमति नहीं दी और कार्यक्रम को दूर स्थान पर आयोजित किया। उन्होंने आशंका जताई कि शायद प्रशासन नहीं चाहता था कि यहाँ बड़ी संख्या में लोग एकत्र हों। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि जहाँ सम्मेलन आयोजित किया गया वहाँ की व्यवस्थाएं ठीक नहीं थीं, इसलिए वह संथाल समाज के लोगों से मिलने के लिए यहाँ पहुंची। एक्चुअली आज संथाल इंटरनेशनल संथाल काउंसिल का सम्मेलन था। मैं तो यहाँ देख के यहाँ जब आई मैंने देखा यहाँ होना था तो अच्छा रहता, क्योंकि इतने बड़ा फील्ड है, पता नहीं प्रशासन का क्या हुआ, पता नहीं प्रशासन का मन में क्या हुआ, मुझे पता है। हम तो आसानी से यहाँ आए, उन्होंने बोले नहीं वहाँ जगह कंजेस्टेड है। मैंने देखा यहाँ तो मुझे लगता है 5 लाख लोग यहाँ इकट्ठे हो सकते, लेकिन पता नहीं वहाँ किस लिए हमको ले गए। यहाँ के भाइयों बहनों ज़्यादा नहीं जा पाए, इसीलिए मैंने सोचा कि उनके पास जाएं, वहाँ देखें वो कैसे रहते हैं। जाहिर स्थान तो बहुत अच्छा है, लेकिन साफ सफाई की जरूरत है और यहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे हो सकते हैं। मुझे पता नहीं, प्रशासन तो बहुत, यहाँ के लोग बहुत इंटेलिजेंस है, बहुत ही सुलझे हुए लोग हैं, लेकिन उनके मन में क्या आया मुझे पता नहीं कि वहाँ कर दिए जहाँ संथाल लोग जा ना पाए। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, क्या मन में समाया है उनका, वो जाने। लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ। जनरली देखा जाए तो प्रेसिडेंट आते हैं तो चीफ मिनिस्टर भी आना चाहिए, मंत्री भी आना चाहिए, लेकिन चीफ मिनिस्टर मैडम भी आए नहीं और गवर्नर का तो तबादला हो गया है तो वो नहीं आ पाए। लेकिन क्योंकि डेट पहले से फिक्स था इसीलिए मैं आ गई। तो राष्ट्रपति ने सीधे तौर पे कहा कि मुख्यमंत्री को इस कार्यक्रम में आना चाहिए था। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि अमेरिका द्वारा बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग एक ऐसा ख्वाब है जिसे उन्हें अपने साथ ले जाना चाहिए। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने यह टिप्पणी सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित एक पूर्व रिकॉर्डेड संबोधन में की। उन्होंने क्षेत्रीय देशों पर ईरान के हमलों के लिए माफ़ी भी मांगी और कहा कि तेहरान हमलों को रोक देगा। उन्होंने संकेत दिया कि ये हमले सैन्य अधिकारियों के बीच सूचनाओं के गलत संचार के कारण हुए थे। उनका ये बयान उस समय प्रसारित हुआ जब शनिवार सुबह बहरीन, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात पर बार बार हमले किए गए। तो फिलहाल के लिए सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुद्गल को दीजिए अनुमति। नमस्कार। पश्चिम बंगाल की